प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे साइंस टेक्स्ट बुक का। ये चैप्टर 3 है और आज के इस वीडियो में जो आप मुझे समय देने वाले हैं तो आप सीखेंगे पहले इस लेसन को। मैं आपको पहले ये लेसन कराऊंगी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं इस लेसन के, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी आपको दूंगी और लास्ट में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की। आपने क्लास 9th में ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ था और जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनको क्लासिफाइड किया जाता है मेटल्स नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अब आप सोचेंगे कि जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं, क्या यूजेस है इसका आपके डेली लाइफ में और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और आप क्या सोचते हो कि इसे कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे पता लगेगा कौन सा एलिमेंट मेटल है या फिर कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है, और कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और कैसे रिलेट करेंगे कि कौन सा एलिमेंट इस प्रॉपर्टी में खरा उतरता है। तो चलिए ये सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में इस लेसन में जानते हैं। तो पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की। तो मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जिसका सिंबल होता है Hg, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। उसको छोड़ के सारे मेटल सॉलिड होते हैं यूजुअली, और मेटल्स आर हार्ड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम और सोडियम के। मेटल्स आर मेटालिक लस्चर, यानी कि उसमें एक साइन होती है। मेटल्स आर मेलेबल, सो कैन बी मेलेबल प्रॉपर्टीज़ होती है फ्रॉम विच कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। Metals are ductile, means can be drawn into wires. Metals have high melting points like gallium और cesium, सिर्फ ये एक्सेप्शंस हैं जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और इवन ये इतने इसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम होती है कि ये आपके हथेली पर, आप अपने पाम पे भी रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाती है। मेटल्स के हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर को माना गया है। नाउ अब सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल देख लेते हैं। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में हो सकता है। सॉलिड के कुछ एग्जांपल हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। लिक्विड यानी कि ब्रोमीन, और गैसेस के एग्जांपल हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं और एक्सेप्ट डायमंड जो कि जो हार्डेस्ट सबस्टांस है, हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस है, उसको छोड़ के बाकी यूजुअली सारे नॉन मेटल्स सॉफ्ट ही होते हैं। नॉन मेटल्स के पास कोई ऐसी लश्यर नहीं होती, कोई ऐसी चमक नहीं होती, एक्सेप्ट यहाँ पर आयोडीन क्रिस्टल के। आयोडीन क्रिस्टल में एक शाइनिंग चमक होती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉट मेलेबल, आप उसे थिन शीट्स में ड्रॉन नहीं कर सकते। और इसके अलावा नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉट डक्टाइल होते हैं, इन्हें वायर नहीं बनाया जा सकता। नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। जो सॉलिड और लिक्विड नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, और नॉन मेटल्स जो सॉलिड और लिक्विड्स हैं उसके बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट्स भी होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखेंगे किस तरह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब कॉपर को गर्म किया जाता है, आप देखेंगे इस रिएक्शन में, तो कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एल्युमिनियम को हीट करने पर वो कंबाइन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कुछ मेटल जो होते हैं, कुछ मेटल, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं उसमें से कुछ जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेसिक ऑक्साइड क्यों होते हैं? आपने एसिड और बेस लेसन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है आपको, आपने नहीं पढ़ा है तो आप 10th की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं कि एसिड एंड बेस लेसन। तो जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ एंड बेस का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विथ ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट। अलग अलग मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। चलो देखते हैं। मेटल्स जैसे कि पोटेशियम और सोडियम है वो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और यही वजह है कि उसमें आप ओपन अगर रखोगे उसको तो वो फायर उसमें लग जाती है, वो ईजिली फायर कैच कर लेता है। तो इस वजह से इनको क्या किया जाता है, केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है टू प्रिवेंट बर्निंग। मैग्नीशियम इज़ हीटेड, इट बर्न्स विथ अ ब्राइट फ्लेम। आपने अपने लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया होगा और देखा होगा किस तरह से अगर मैग्नीशियम को गर्म किया जाए तो ये एक ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है।
आयरन जो होता है वो गर्म करने पर उसमें एक ब्राइटली चमक आती है, उस ग्लो करता है ब्राइटली। कॉपर को गर्म करने पर इट डजेंट बर्न but forms a black coating of copper oxide. Silver and gold does not react with oxygen even at high temperature. Now reaction with water, metals generally react करते हैं water के साथ to form metal oxide और metal hydroxide. तो आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सोडियम और वाटर का रिएक्शन हुआ है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो जितने भी मेटल्स हैं जब ये किसी भी तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और हर जगह आप देखेंगे हो रहा है। तो सारे रिएक्शंस में हाइड्रोजन बन रही है। जैसे कि पोटेशियम और वाटर का यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और H2 गैस रिलीज़ हो रहा है। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ वाटर इज़ डिफरेंट। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट violently with cold water to form sulfur hydroxide and hydrogen and catches fire. Now reaction with acids, तो metals generally react करते हैं dilute acids के साथ और form करते हैं salt and hydrogen का। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। और जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की वो वेरी करती है मेटल टू मेटल। सो यहाँ पर जितने मेटल्स आप देख रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है उसकी कुछ इस तरह से है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव वो मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन इस तरह से है। और इवन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो जनरली नहीं रिएक्ट करते हैं विथ डाइल्यूट HCl। नाउ रिएक्शन विथ मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशन, किस तरह से मेटल्स का रिएक्शन होता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको मैंने पढ़ा दिया है केमिकल रिएक्शन फर्स्ट लेसन में। मैग्नीशियम डिस्प्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और जिंक डिस्प्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और देख रहे हैं आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नाउ रिएक्टिविटी सीरीज को देख लीजिए एक बार फिर से। तो अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। अगर आपको वो ट्रिक समझनी है तो मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगी, आप कमेंट कर देंगे तो मैं इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। नाउ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, तो देखेंगे किस तरह से मेटल एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो जो मेटल्स होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिव आयन, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 281 एंड हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ सोडियम आयन। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स यूजुअली गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या करते हैं निगेटिव आयन बनाते हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का वो होता है 11, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 2, 8 एंड 1। इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन। The atomic number of chlorine is 17. Its electronic configuration is 287. It has 7 valence electron, gains 1 electron to form chlorine ion. So यहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसकी वजह से यहाँ पे 2 आयन आ जाता है। और यहाँ पर जो होता है फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किस तरह से, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है। क्लोरीन जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इसकी एटॉमिक नंबर 17 होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। और रिएक्शन कुछ इस तरह से जो डॉटेड लेविस डॉट स्ट्रक्चर से मैंने बना दिया है, और इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है जिसकी फार्मूला MgCl2 होती है। चलो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल।
प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आयनिक कंपाउंड की? सो दे फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर मेड अप ऑफ आयन। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक पेट्रोल और केरोसिन में। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो कुछ मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब फाउंड होते हैं इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स, हैलाइड्स एट्सेट्रा। सो मिनरल्स जो होते हैं दे आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और क्या होता है? तो और एक मिनरल होता है फ्रॉम विच मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबली। गैंग क्या होता है? गैंग इज़ द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर लाइक रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स। मतलब जो आपको मिनरल्स मिलता है और ओर के साथ जो मिक्स होती है गंदगी जो होती है उसे गैंग कहते हैं। एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। तो एक्सट्रैक्शन जो होता है उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ओर जो होता है उसके बारे में देख लीजिए कि जो ओर होते हैं वो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव, 3 तरह के ओर्स होते हैं। तो जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव होते हैं उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी जाती है मोल्टेन ओर की, तो प्योर मेटल बन जाता है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले, तो उसके ओर को क्या किया जाता है? फिर कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर में अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है। जो कार्बोनेट ओर होते हैं उनका कैल्किनेशन किया जाता है और जो सल्फाइड ओर होते हैं उनका रोस्टिंग किया जाता है, जिससे कि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स मिलते हैं। फिर बाद में उससे प्योर मेटल को निकाल लिया जाता है। मेटल्स जो लो रिएक्टिव होते हैं तो वो पहले सल्फाइड और में सेपरेट किए जाते हैं, फिर उसकी रोस्टिंग की जाती है और फिर मेटल उससे निकाले जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़। तो मेटल्स जो होते हैं लो इन एक्टिविटी सीरीज़ कैन बी रिड्यूस्ड टू द मेटल्स बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। मर्क्यूरी जो ऑब्टेन की जाती है, इसका जो ओर है उसका नाम है सिनेबर। सिनेबर जिसका फॉर्मूला होता है HgS। किस तरह से इसको निकाला जाता है? तो इसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इसे हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये पहले कन्वर्ट होती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, जिसका की फॉर्मूला है HgO। फर्दर इसको हीट करने पर जो ऑक्सीजन है वो हट जाता है और मर्क्यूरी रिड्यूस होके बच जाती है। रिएक्शन कुछ इस तरह से हम लिखेंगे इसका। आगे देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो मिडिल होते हैं जो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, तो जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, ये फाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट ओर्स में। तो इन्हें क्या होता है? इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड दैन फ्रॉम देयर सल्फाइड और कार्बोनेट। Why? So non-oxides are converted into oxides before reduction. So non-oxide जो होते हैं पहले इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर उसको रोस्टिंग के थ्रू और कैल्किनेशन के थ्रू मेटल्स में निकाला जाता है। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग का मतलब है हीट करना एक ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म। कैल्किनेशन क्या होता है? तो कैल्किनेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीटिंग होती है उसे रोस्टिंग कहा जाता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसे कैल्किनेशन कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। आगे कभी कभी जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इनका यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसका रिएक्शन कराया जाता है एल्यूमिनियम के साथ, फिर मैग्नीज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट रिलीज होता है आफ्टर द रिएक्शन। सो ये रिएक्शन जो होता है मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो होते हैं हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं एंड मेटल्स आर ऑब्टेन्ड इन मोल्टन स्टेट। सो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है इसमें बहुत सारे अमाउंट में हीट रिलीज़ होता है। रिएक्शन जो होती है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में, ये प्रोड्यूस करता है मोल्टेन आयरन को। इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है जॉइन करने में रेल ट्रैक्स को या फिर ब्रोकन मशीन पार्ट्स को। तो जो
इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं, जिससे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए। जैसे रेलवे ट्रैक बीच से क्रैक होता है या कुछ होता है, तो इस तरह के रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो तस्वीर में, इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो जो सबसे ज़्यादा है एक्टिव, उसका रिएक्शन, उसको किस तरह से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे हैं, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, उसे ईजिली ऑब्टेन नहीं कर सकते उसकी ओर से बाय सिंपल हीटिंग और बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक। तो कैसे करेंगे उसे? सो दे आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है मोल्टेन सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम मेटल जो होता है यहाँ पर डिपोजिट हो जाता है एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस डिपोजिटेड एट एनोड। तो इस प्रोसेस के थ्रू इनका हम यहाँ पर सेपरेशन करते हैं या फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं। आगे अब जब एक्सट्रैक्शन के बाद बारी आती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की। अब रिफाइनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मोस्ट कॉमन मेथड जो होती है रिफाइनिंग की, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस मेथड में क्या होता है, एक ब्लॉक होता है इम्प्योर मेटल का, जिसे क्या किया जाता है, एक एनोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है और थिन शीट ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट इज सॉल्यूशन ऑफ मेटल टू बी प्यूरिफाइड। एग्जाम्पल, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग की जाती है कॉपर की, एक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर को यूज़ किया जाता है एज अ एनोड। थिन शीट ऑफ कॉपर इज मेड एज एट द कैथोड। द इलेक्ट्रोलाइट इज acidified copper sulfate solution when electric current is passed through the electrolyte. Pure copper from the anode deposited at the cathode and the impurities settle down as the anode mud. So अब बारी है कोरोजन को समझने की। कोरोजन हमने ऑलरेडी अपने केमिकल रिएक्शन चैप्टर में किया हुआ है। फिर से समझेंगे कोरोजन क्या होता है, कि ये डैमेज होता है, damage caused to metal due to reaction of metals with oxygen, moisture, carbon dioxide, etc. Formation of brown coating of rust over iron, or formation of green coating of basic copper carbonate over copper, or formation of black coating of silver sulfide ores or sulfur. So to show that air and moisture are necessary for the rusting of iron, यहाँ पे एक एक्टिविटी है छोटी सी जो आप पढ़ के और इसे आप कर सकते हो। आगे देखेंगे प्रिवेंशन, कैसे आप कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हो किसी मेटल को। तो बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। एंड व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? कोटिंग विद जिंक। बाय टिनिंग मीन्स कोटिंग विद टिन, और बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोटिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम। बाय एलॉइंग मेकिंग alloys. And what is alloy? So an alloy is a homogeneous mixture of metal विथ अदर मेटल और नॉन मेटल। जैसे कि स्टील एक अलॉय है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं। अब स्टील एक अलॉय है जो आयरन और कार्बन का अलॉय है। सो ये था हमारा लेसन। अब हम लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। सो अबाउट 118 एलिमेंट्स हम जानते हैं नोन टूडे। देयर आर मोर देन 90 मेटल्स और 22 नॉन मेटल्स एंड अ फ्यू मेटेलॉइड्स। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एग्जाम्पल है यहाँ पे मेटल्स के। उसी तरह से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने अभी डिस्कस करी, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स की बात करेंगे एक्सेप्ट मर्क्यूरी। दे आर डक्टाइल, malleable, sonorous, lustrous, have high melting point. Cesium and gallium have very low melting point. Generally good conductor of heat and electricity except lead and mercury, which are comparatively poor conductors. Silver and copper are the best conductor, have high density. Sodium and potassium can be cut with knife, they have low density. Physical properties of non-metals occur solid or gas. Bromine is liquid. Generally bad conductors of heat and electricity. Graphite, a natural form of carbon, is a good conductor. Non-sonorous, non-lustrous, only iodine has luster. Metal form basic oxides like magnesium oxide, while non-metals form acidic oxide as in acid rain. Chemical properties of metals.
So metals burn in air, react or don't react with air. Some metals like sodium and potassium are kept immersed in kerosene oil as they react vigorously with air and catch fire. Some metals like magnesium, aluminium, zinc and lead react slowly with air and form a protective layer. Magnesium can also burn in air with white dazzling light to form its oxide. Iron and copper do not burn in air but combine with oxygen to form oxide. When heated, iron filling burn when sprinkle over flame. So metals like silver, platinum and gold do not burn or react with air. Amphoteric oxide, metal oxide which react with both acids as well as bases to form salt and water. Reaction with water, so react with hot water and react with steam only, and react with cold water like sodium and potassium. So in case of calcium and magnesium, the metals start floating due to doubles of hydrogen gas sticking to its surface. Try balancing this chemical equation yourself. तो देखो ये chemical equation है, आप इसे खुद से ही बैलेंस करने की कोशिश करो. आपको मैंने बैलेंस करना पहले ही सिखा दिया है आप केमिकल रिएक्शन लेसन में. आप चाहो तो वो वीडियो रेफर कर सकते हो. कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ. हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया जाता है oxidized to water when metal react with nitric acid, but magnesium or manganese react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. Reaction of metal with other metal salt, metal यहाँ पे react करता है. All the metals are not equally reactive. कुछ metal जो होते हैं can displace less reactive metals from their compound in solution. This forms the basis of reactivity series of metals. तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दे के रखिए जो लिस्ट ऑफ मेटल्स है अरेंज किए गए हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग एक्टिविटी. जो मेटल जो होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं ऑल द मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स विच आर बिलो और आफ्टर इट इन दिस सीरीज. आई होप आप इस सीरीज को अच्छे से याद कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो. आगे चलते हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो रिएक्टिविटी जो होती है एलिमेंट्स की कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन completely filled valence cell. Atoms of metals can lose electron from valence cell to form cation or positive ion. Atoms of non-metal gain electrons in valence cell to form anions or negative ions. Oppositely charged ions attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction forming ionic compounds. Next, properties of ionic compounds. क्या होते हैं तो आप थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है. दे आर जनरली सॉलिड, मोस्टली ब्रिटल होते हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग एंटर आयनिक अट्रैक्शन, और जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर एंड इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन और पेट्रोल में. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन देयर सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट. इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अकरेंस ऑफ मेटल, तो अकरेंस में हमने देखा कि मिनरल्स जो होते हैं एलिमेंट ऑफ कंपाउंड अकरिंग नेचुरली आर मिनरल. ओर्स के बारे में जाना, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर. एग्जाम्पल यहाँ पे सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर एट्सेट्रा. आगे गैंग. Ores are naturally found mixed. Impurities like soil, sand, etc. are called gangue. The gangue is removed from the ore. Metallurgy क्या है? Step-wise process of obtaining metal from its ore is called metallurgy. जैसे कि steps क्या है? Enrichment of ore, then obtaining metal from enriched ore, refining of impure metal to obtain pure metal. Extracting metals low in activity series. यहाँ पे कैसे करेंगे? बाय हीटिंग ओर्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर, मर्क्यूरी फ्रॉम सिनेबार और कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड. रिएक्शंस आर गिवन बिलो. एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज. यहाँ भी मैंने आपको बताया रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज. तो इनकी जो क्या होती है, इस मेटल्स की बहुत एफिनिटी होती है ऑक्सीजन और कार्बन के साथ, तो इन्हें ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है. सोडियम को ऑब्टेन किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड. एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, सोडियम मेटल गेट्स डिपोजिटेड एट कैथोड एंड नॉन मेटल्स एट एनोड.
रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब होता है इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती है मेटल्स के, उसको रिमूव करना बाय द इलेक्ट्रोरिफाइनिंग। ठीक है, इस तरह से हमने ये डायग्राम के थ्रू इसे समझा। आगे चलते हैं। कोरोजन मैंने बताया आपको क्या होता है, जब इन द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग में जो मॉइस्चर और एसिड्स होते हैं, इस तरह से जो मेटल होते हैं जैसे कि सिल्वर, कॉपर, आयरन, आप देखते हो वो अपने आप से उसमें कोरोजन होता है। प्रिवेंट करने के लिए मैंने बताया पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। और आयरन है तो उसके एलॉय बना सकते हैं, स्टील का कोट कर सकते हैं उसके ऊपर, और जिंक के कोटिंग की जाती है, क्योंकि जिंक क्या होता है प्रीफरेबली ऑक्सीडाइज्ड देन आयरन। और एलॉयज़ क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के। और आगे चलते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल दे दूँ आपको एलॉय का। एलॉय जो होता है, ब्रास का नाम सुना होगा आपने, वो एक एलॉय है जो कि एलॉय होता है कॉपर और जिंक का। तो यूजुअली क्या होता है, कॉपर बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन जब उसका एलॉय बना दिया जाता है तो वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करता, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर भी वो कोई रिएक्शन इस तरह से नहीं करता। आपने ब्रॉन्ज का नाम सुना होगा, इट इज़ द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। सोल्डर सुना होगा आपने, व्हाट इज सोल्डर? सो इट इज़ alloy of lead and tin, has low melting point and it is used for welding electrical wires. सो लेसन के बाद अब बारी है हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को करने की। तो मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बता दिए, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। पहला सवाल है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। मैंने आपको पहले भी समझाया, फिर से यहाँ पे मैंने आंसर कर दिया आपके लिए कि मैलेबल सबस्टेंस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स आर कॉल्ड मैलेबल। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ मेटल्स आर malleable. Ductile substance that can be drawn into thin wires are called ductile. For example, most of the metals are ductile. Why is sodium kept immersed in kerosene oil? Because sodium and potassium are very reactive metal and combine explosively with air as well as water. Hence, they catch fire if kept it open. Therefore, to prevent accidental fires and accidents, sodium is stored immersed in kerosene oil. Write equations for the reactions of iron with steam and calcium and potassium with water. So, यहाँ पर रिएक्शन मैंने आपके लिए कर दिया है, आप इसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ए, बी, सी एंड डी वेर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1. द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हैव बीन टैबुलेटेड एज फॉलोज। तो देखो यहाँ पे जो 4 तरह के दिए हुए हैं, और इसमें क्या करना है कि रिएक्शंस क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर A है और FeSO4 यहाँ रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज A इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। ठीक इसी तरह से A CuSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बिकॉज A इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। B if react with FeSO4 there will be displacement reaction because B is more reactive than iron. B if react with ZnSO4 there will be no reaction because B is less reactive than zinc. C will react if react with FeSO4 there will be no reaction. Again C with CuSO4 no reaction. Again C with ZnSO4 no reaction. और C अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा then it will be displacement reaction because C is more reactive than silver. D अगर इन सब के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किसी के भी साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, देयर विल बी नो रिएक्शन बिकॉज D इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर। सो यहाँ पर इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर जो मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की सीरीज़ भी ऐसे बना सकते हैं। सो B इज़ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल, B इज़ एडेड टू सॉल्यूशन कॉपर 2। सो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। सो व्हेन आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4, iron 2 यानी फेरिक सल्फेट विल विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा,
what would you observe when zinc is added to solution of iron यानी कि ferric sulfate? Write the chemical reaction that takes place. तो zinc is more reactive than iron, therefore zinc is added to a solution of iron ferric sulfate, then it would be displace iron from the solution. Question number 7, write the electron dot structure of sodium, oxygen and magnesium. और यहाँ पे ये वाला जो है ना, the representation of element with valence electron as dot around referred to as electron dot structure of elements. यहाँ मैंने कर दिया आपके लिए, आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हो. Ion present in Na2O are Na plus and O2 minus ion, and in MgO are Mg2 plus and O2 minus ions. Now question number 8, why do ionic compounds have high melting points? So ionic compounds have strong electrostatic force of attraction between the ions, therefore it requires a lot of energy to overcome these forces. That is why ionic compounds have high melting point. Now define the following terms. So first is mineral. Most of the elements occur in nature as in combined state as mineral. The chemical decomposition of mineral is fixed. Or minerals from which metal can be extracted profitably are known as ores. Gangue, the impurities like sand, salt, soil, gravel, etc. present in ore are called gangue. Question number 10. Name two metals which are found in nature in the free state. The metals at the bottom of the reactivity series are mostly found in free state. For example, gold, silver, platinum. What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? Chemical process used for obtaining a metal from its oxide is reduction. In this process, metal oxide are reduced by using suitable reducing agents such as carbon or by highly reactive metal. So to displace metal from their oxides, for example, zinc oxide is reduced to metallic zinc by heating with carbon. Manganese oxide is to reduce to manganese by treating with aluminium powder in case aluminium displaces manganese from its oxide. Oxides of more reactive metals are reduced by electrolysis. Question number 12, define the following term. अब यहाँ पर वापस से वही सेम क्वेश्चन है, तो आप इसे अपने आप से यहाँ पे मैंने कर दिया, आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 13 है, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वेयर हीटेड विथ द फॉलोइंग मेटल्स. तो यहाँ पे क्या होगा, तो मेटल अगर जिंक सॉल्यूशन देखो आप यहाँ पे, तो अगर मेटल रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, मैग्नीशियम कॉपर के साथ, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और मैग्नीशियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और कॉपर के साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. ओके, नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा एंड नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन. कॉपर ऑक्साइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नो रिएक्शन. Which metal do not corrode easily? So more reactive metal is more likely to be corrode. Therefore, less reactive metals are less likely to get corrode. This is why gold plating provides high resistance to corrosion. What are alloys? Alloys are homogeneous mixture of two or more elements. The elements could be two metals or a metal and a metalloid. An alloy is formed by first melting the metal and dissolving the other elements in it. For example, steel is an alloy of iron and carbon. Which of the following pairs will give displacement reaction? So, now, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? सो यहाँ पे क्या है, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक जो है, वी कैन ऑल्सो अप्लाई ग्रीस और पेंट टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. हाउएवर इन केस ऑफ आयरन फ्राइंग पैन की बात कर रहे हैं, तो ग्रीस और पेंट जो होता है उस पर अप्लाइड करेंगे, तो जब हम पैन को हीट करेंगे तो या फिर वॉश करेंगे तो वो हट जाएगी. तो इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर उसके ऊपर कोट कर देंगे, अगर ग्रीस और पेंट की कोट करेंगे तब भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो देयर इज़ ओनली वन मेथड, दैट इज़ अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, से हम उसे बचा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है, एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट. This compound is also soluble in water. The element is likely to be calcium. Question number 19. Foods are coated with tin and not with zinc because क्यों फूड जो टिन होते हैं
उस फूड कैन जो होते हैं कोट किए जाते हैं टिन के साथ, जिंक के साथ नहीं किया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन टिन। नाउ इफ़ you are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. Now how could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? Access the usefulness of these tests in distinguish between metals and non-metals. तो आपको एक हैमर दिया गया है, एक बैटरी दी गई है, बल्ब दिया गया है, वायर दिया गया है और स्विच दिया गया है। तो अगर एक हैमर का यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन बीट द सैम्पल. If it can be beaten into thin sheets, means it is malleable, then it is metal, otherwise it is non-metal. Similarly, we can use battery, bulb and wire switches to set up a circuit with a sample. So if sample conducts electricity, then it is a metal, otherwise a non-metal. अब जो above test की बात करी गई तो above tests are useful in distinguish between metals and non-metals. As these are the based on physical properties, no chemical reactions are involved in these tests. Question number 21, what are amphoteric oxide? Give 2 examples of amphoteric oxide. तो ऐसे ऑक्साइड्स जो बिहेव करते हैं बोथ एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स के की तरह, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 या फिर जिंक ऑक्साइड, ये समटाइम्स ये एसिडिक भी बिहेव करता है और बेसिक भी बिहेव करता है। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, नेम 2 metals which displace hydrogen from dilute acid and 2 metals which will not. Metals that are more reactive than hydrogen displace it to form dilute acid. For example, sodium and potassium. Metals that are less reactive than hydrogen do not displace it. For example, copper and silver. Question number 23 है in the electrolytic refining of metal, what would you take as anode, the cathode and the electrolyte? सो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे मेटल M की तो एनोड पे क्या मिलेगा? इम्प्योर मेटल ऑफ M. कैथोड पे क्या मिलेगा? थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल M एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल M. नाउ क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting the test tube over it as shown in figure below. आप एक तस्वीर देख रहे हो जहाँ पर प्रत्युष क्या कर रहा है? सल्फर पाउडर को एक स्टैप्यूला में गर्म कर रहा है और उसने कुछ गैस जो यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं उसको उसने कलेक्ट किया है। तो अब क्या होगा इस गैस का एक्शन? अगर इसके ड्राई लिटमस पेपर पे यूज़ किया जाए, मॉइस्ट लिटमस पेपर पे यूज़ किया जाए और उसका आपको एक बैलेंस रिएक्शन भी लिखनी है। तो पहले केस में अगर इसको ड्राई लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी नो रिएक्शन। सेकेंड में क्या होगा? सिंस गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फरस एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देगा। नाउ रिएक्शन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो 2 तरह है रस्टिंग से आयरन को बचाने के लिए, ऑयलिंग, ग्रीजिंग और पेंटिंग बाय अप्लाइंग ग्रीज और पेंट ऑन द surface becomes waterproof and moisture and oxygen present in air cannot come into direct contact with iron, hence rusting is prevented. Another one process is galvanization. An iron article is coated with a layer of zinc metal which prevents the iron to come in contact with oxygen and moisture, hence rusting is prevented. Now question number 25, what type of oxides is formed when non-metal combine with oxygen? Non-metals combine with oxygen to form acidic oxides. नाउ गिव रीज़न। तो कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए जिसके लिए आपको क्या देना है? रीज़न देना। चलो हम रीज़न देख लेते हैं क्या है देना। तो प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी लस्ट्रस, ऑल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड ईजिली। Second, sodium, potassium and lithium are very reactive metal and react vigorously with air as well as water. Therefore, they kept immersed in kerosene oil in order to prevent their contact with air and moisture. Though aluminium is highly reactive metal, it is resistant to corrosion, and this is because aluminium reacts with oxygen,
present in air to form a thin layer of aluminum oxide. This oxide layer is very stable and prevents further reaction of aluminium with oxygen. Also, it is light in weight and good conductor of heat. Hence, it is used to make cooking utensil. हमारा अगला सवाल है कि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर जो होते हैं यूजुअली कन्वर्ट किए जाते हैं ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मेटल्स कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड रेदर देन फ्रॉम देयर कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स. क्वेश्चन नंबर 27 है कि you must have been seen tarnished copper vessel being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these soap substances are effective in cleaning the vessels. आपने देखा होगा आपके घरों में जो कॉपर के बर्तन होते हैं बहुत जल्दी वो टार्निश हो जाते हैं, मतलब उसमें एक ग्रीनिश सी लेयर आ जाती है. और आपने देखा होगा आप अगर क्लीन करते हो उसको कभी तो लेमन या फिर टैमरिंड जूस का इस्तेमाल करते हो. ऐसा क्यों करते हैं और क्यों ये इफ़ेक्टिव होता है खट्टी चीज़ें? बिकॉज कॉपर रिएक्ट विथ मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट. एज अ रिजल्ट कॉपर वेसल्स लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन surface forming a green layer of copper carbonate. Now, the citric acid present in the lemon or tamarind neutralizes the basic copper carbonate and dissolve the layer. So, यहाँ पर ऐसा होता है. That is why tarnished copper vessels जो होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं लेमन और टैमरिन जूस से जो उसके सरफेस पे लगाई जाती है. और कॉपर वेसल जो होते हैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक लस्टर होती है वो वापस आ जाती है. Now, differentiate between metal and non-metal on the basis of their chemical properties. So, metals are electropositive, non-metals are electronegative. They react with oxygen to form basic oxides and they react with oxygen to form acidic or neutral oxides. These have ionic bonds, these have covalent bonds. They react with water to form oxides and hydroxide. Some, they do not react with water. Some metals react with cold water, some with hot water and some with steam. They react with dilute acid to form salt and evolve hydrogen gas. They do not react with dilute acid and these are not capable of replacing hydrogen. Metals की बात करेंगे. They react with salt solution of metals and depending on their reactivity, displacement reaction can occur. But non-metals, these react with salt solution of non-metals. They act as reducing agents and they act as oxidizing agents. लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे 29 है. A man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight has reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat her hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of solution he had used? तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ पर एक आदमी है जो अपने आप को क्या बताता है कि मैं गोल्ड स्मिथ हूँ, हर दरवाजे पे जाता है और क्या बोलता है आपकी जो पुरानी ज्वेलरी है उसको मैं बिल्कुल नया बना दूंगा. ऐसा बोलकर अब एक लेडी उससे अपनी कुछ पुराने बैंगल्स को उसने उसे दिए और जब उसने एक सॉल्यूशन में उसे डाला तो अचानक से वो बिल्कुल नया और बहुत ही चमकदार हो गया, जिसे देखकर लेडी खुश हुई. बट लेडी ने उसे हाथ में लिया तो वो काफ़ी हल्का हो गया था. अब वो काफ़ी अपसेट हो गई और उसने क्या किया, यहाँ पर उसको ट्रीटमेंट देने के लिए उसने एक डिटेक्टिव का रोल आपको प्ले करना है और आपको बताना है किस तरह का सॉल्यूशन उसने यूज़ किया होगा. अब ही मस्ट डिप्ट, अब उसने क्या किया होगा, गोल्ड मेटल को सॉल्यूशन में डाला होगा अक्वारेजिया में. अक्वारेजिया क्या होता है? 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड कॉन्क HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 अमाउंट में 3:1 के रेशियो में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो अक्वारेजिया का फॉर्मेशन होता है. सो अक्वारेजिया इज फ्यूमिंग हाईली corrosive liquid, so it dissolves gold in it. After dipping the gold ornaments in aquaregia, the outer layer of gold gets dissolved and the inner shiny layer appears. So that is why the weight of gold ornament reduced. Now, last question of NCERT. Give reasons why copper is used to make hot water tanks and not steel and alloy of iron. तो आपको ये बताना है कि कॉपर
क्यों ऐसा होता है कि कॉपर को यूज़ किया जाता है हॉट वाटर टैंक, कॉपर को copper does not react with cold water, hot water or steam. However, iron react with steam. So if hot water tanks are made of steel, जो कि आयरन का एक एलॉय है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आयरन रिएक्ट करेगा विगरसली विद द स्टीम फॉर्म्ड फ्रॉम हॉट वाटर। तो जितने भी दैट इज़ वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। तो जितने भी हॉट वाटर टैंक होते हैं उसको बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, स्टील का नहीं, क्योंकि वो क्या करेगा, वो विगरसली रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। तो ये था हमारा लेसन। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। छोटी से छोटी डाउट भी आप लिख के आराम से बेझिझक पूछ सकते हो। और जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।